Hello everyone. Today we'll discuss about a chapter named The Three Questions by Leo Tolstoy. So as usual, we'll start with a small introduction on the author. Author कौन है? Leo Tolstoy was a Russian writer regarded as one of the greatest authors of all time. ये एक रशियन ऑथर थे और बहुत ही ग्रेट ऑथर में से एक है. He first achieved literary acclaim in his 20s with his सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. तो जब ये 20 ईयर्स के थे तब उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था उनके ऑटोबायोग्राफी से. ओके, और वो ऑटोबायोग्राफी किस पे लिखते थे? एक तो चाइल्डहुड पे, बॉयहुड पे और यूथ पे. अ पैरेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल लेसन. पैरेबल क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है और एक सीख मिलती है हमें उससे. अ पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. पैरेबल में हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर्स रहते हैं. This parable concerns a king who wants to find the answers to what he considers to be the three most important questions in life. अभी ये पैरेबल में क्या होता है? एक राजा होता है, उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं. तो वही ये पर्टिकुलर स्टोरी में बताया गया है. ओके, नाउ हु ऑल आर कैरेक्टर्स? फर्स्ट इज द किंग, देन द hermit, then the wounded man. What is the summary? A king is intrigued by 3 deeply important questions and he comes across a hermit who answers his questions and shows us all a new way of life. तो एक राजा है, वो बहुत ही परेशान रहता है, उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं. तो वो किसके पास जाता है? एक hermit के पास जाता है और उसे वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do. So अभी यहाँ पे क्या बताया गया है? एक राजा होता है, ओके, एंड ही हैज़ एन आइडिया. उसके पास एक आइडिया होती है एंड ही ऑलवेज थिंक्स. वो हमेशा यही सोचते रहता है कि कौन सा सही वक्त है किसी भी काम को शुरू करने के लिए. ओके, देन वो क्या सोचते हैं कि कौन से लोगों पे विश्वास किया जाए. और फाइनली व्हाट डज ही थिंक कि हाउ टू अवॉइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट काम होगा तो उसे अवॉइड कैसे किया जाए. ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग दैट ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट ही वॉज द मोस्ट टू अंडरटेक. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो कोई भी काम अगर लेता था तो कभी उसमें फेल नहीं होता था. उसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी वो पूरी मन लगा के वो पूरी करता था. सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम. तो राजा को हमेशा यही लगता था कि वो जो भी डिसीजंस लेता है वो हमेशा राइट है. ओके, तो यही वो प्रोक्लेमेशन करता था उसके किंगडम में, मतलब घोषणा करता था. He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. वो हमेशा रिवॉर्ड्स देता था उसके जनता को. रिवॉर्ड्स मतलब कोई भी भेंट देता था, गिफ्ट देता था, जो उसे हमेशा बताए या उसे टीच करे कि सही वक्त क्या है सही एक्शन के लिए. ओके, देन नेसेसरी पीपल कौन है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पीपल कौन है उसके लाइफ में. और लास्ट में क्या, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है लाइफ में. ओके, अगर ये 3 चीज़ें किसी ने उसको बताए तो वो हमेशा उन्हें रिवॉर्ड देता था. ओके, मैनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स. तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग आए और उन्होंने आंसर्स देना चालू किया, बट सबके डिफरेंट आंसर्स थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि अगर आपको राइट टाइम चाहिए एवरी एक्शन के लिए तो आप पहले से ही एडवांस में, मतलब पहले से ही आप डेज लिखो, मंथ्स लिखो, ईयर्स लिखो और उसे strictly accordingly follow करो. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. तो कुछ और लोग थे
वो क्या बोले कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, पहले से ही कैसे पता चलेगा सही टाइम सही एक्शन के लिए। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम्स, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट वॉज मोस्ट एसेंशियल। फिर कुछ और लोग क्या बोले कि पास्ट में नहीं जीना चाहिए, ओके जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो सब अटेंड करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल। मतलब वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट में जियो, अभी जो भी सभी चीज़ें हैं वो अटेंड करो, क्या क्या हो रहा है वो सब अटेंड करो एंड देन यू विल गेट योर आंसर। येट others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything। तो अभी जो जनता थी उन्होंने वही बोला कि ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, ओके मतलब करेक्ट टाइम पे करेक्ट एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो किंग क्या ट्राई करने चाहिए, दे सजेस्टेड दैट किंग शुड ट्राई काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें किंग बुलाने चाहिए अपने किंगडम में, ठीक है, और उनसे जो भी प्रॉब्लम्स है वो फिक्स करना चाहिए। इक्वली वैलिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स, अदर्स द प्रीस्ट, अदर्स द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अभी जब भी सेकंड क्वेश्चन की बात आई तब भी सबके अलग अलग ओपिनियंस थे। कोई बोले कि किंग को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, काउंसिलर्स की, कोई बोले कि प्रीस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बोले कि डॉक्टर्स आर नेसेसरी एंड फाइनली कुछ लोग थे वो बोले कि वॉरियर्स आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, ओके। तो ऐसा पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था किंगडम में और किंग बहुत ही कन्फ्यूज थे। टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस वर्ल्ड में वो साइंस है। अदर्स सेड दैट इट वाज स्किल इन वॉरफेयर एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ लोग क्या बोले कि आपकी जो स्किल्स है वॉरफेयर में, वॉरफेयर मतलब किसी युद्ध में आपके स्किल्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ और लोग क्या बोले कि रिलीजियस वर्शिप, ओके मतलब रिलीजन के प्रति प्रेम की भावना, ओके। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। तो ये किसी भी आंसर से किंग कन्विंस नहीं थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। तो अभी किंग को उसके जनता के पास से आंसर्स नहीं मिलते, तो फाइनली क्या डिसाइड किया किंग ने, दैट ही शुड गो टू अ हर्मिट। अभी हर्मिट क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें हर्मिट कहते हैं, ओके, एंड दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज भी अच्छा खासा रहता है। तो किंग ने डिसाइड किया दैट ही शुड गो टू अ हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट कहाँ पे रहते थे, एक स्मॉल हट पे रहते थे, मतलब एक झोपड़ी में रहते थे जो फॉरेस्ट में बसी हुई थी एंड वो वहाँ से कभी जाते नहीं थे। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, वो हमेशा कॉमन लोगों के साथ ही बात करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स and approaching the hermit cell dismounted his horse and left his bodyguard behind। तो किंग भी नॉर्मल क्लोथ्स पहन के गए, ओके, उनके बॉडीगार्ड भी वो उनके साथ लेके नहीं गए बिकॉज वो हर्मिट को पसंद नहीं था। वाई, बिकॉज हर्मिट स्पोक टू ओनली कॉमन फोक, ये याद रखना, उन्हें सिंपल लोग ही पसंद थे और उनसे ही वो बात करते थे, ओके। तो किंग भी एक सिंपल मैनर में ही गए, उनका घोड़ा उन्होंने नहीं लिया, फिर बॉडीगार्ड्स भी पीछे छोड़ दिए और कॉमन मैन की तरह ही उनसे मिलने गए। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut। अभी जब भी किंग की एंट्री होती है तब हर्मिट एक खड्डा खोद रहे होते हैं उनके झोपड़ी के सामने। He greeted the king but went on digging। उन्होंने किंग को ग्रीट किया बट डिगिंग रोका नहीं। He was digging, continuously digging, वो खोद ही रहे थे। The hermit was frail and weak and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily। तो अभी जो हर्मिट थे वो बहुत ही वीक थे, ओके, ही वॉज एजेड, इसलिए वो बहुत ही वीक पड़ चुके थे और हमेशा वो जब खोदते थे तब ही यूज्ड टू ब्रीथ हेवीली, ओके। ब्रीथ हेवीली मतलब उनकी जो सांसें थी वो बहुत ही तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट
to ask you to answer the 3 questions. तो किंग उनके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपके पास एक रीज़न की वजह से आया हूँ. आई वॉन्ट यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मतलब किंग ने कहा कि मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताइए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि राजा सीखना चाहता था कि सही काम सही वक्त पे कैसे किया जा सकता है. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड. सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आई नीड इट द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए. एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन. और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मैं सबसे ज़्यादा अटेंशन कौन से लोगों पे दूँ, ओके, या कौन सी चीज़ पे दूँ. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन. एंड ऐसे कौन से अफेयर्स थे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे एंड मेरा सबसे पहला अटेंशन कौन से अफेयर्स पे जाए. तो ये सभी क्वेश्चंस थे राजा के जो उसने वो हर्मिट से पूछे. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग. हर्मिट ने सभी राजा की बातें सुन ली बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया. एंड ही वॉज कंटिन्यूसली डिगिंग, मतलब उन्होंने डिगिंग भी अपना रोका नहीं. द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल. देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. तो किंग से ये देखा नहीं गया, वो साइलेंटली उधर खड़े रहे. एंड फाइनली उन्हें हर्मिट की दया आ गई और वे हर्मिट के पास गए और उनसे कहा कि आप थक गए हो, अभी आप काम मत कीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा डिग कर लेता हूँ, मैं आपका हाथ बटा देता हूँ इस काम में. द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो अभी राजा इतना रिक्वेस्ट कर रहा था तो हर्मिट ने उनकी बात मान ली. हर्मिट ने उनका जो स्पेड था, ओके, वो राजा को दे दिया और ग्राउंड पे बैठ गए. व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. अभी किंग ने 2 बेड्स डिग कर लिए और फिर से उन्होंने वही क्वेश्चंस हर्मिट से पूछे. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. अभी क्या हुआ, फिर से वही सिचुएशन हुई. हर्मिट उनसे पूछ रहा था बार बार, पर अभी हर्मिट ने उनसे कहा कि आप थक गए हो, आप थोड़ा टाइम रेस्ट करो, मैं फिर से मेरा काम चालू रखता हूँ. बट किंग ने स्पेड दिया नहीं और ही कंटिन्यू टू डिग. वही डिग कर रहे थे, वही खोद रहे थे. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. तो भी 1 घंटा बीत गया एंड ऐसे ही करते हुए घंटे बीत रहे थे. जो सन था वो भी अभी झाड़ियों के पीछे छुप रहा था एंड किंग बहुत ही थका हुआ था. तो उसने फाइनली जो स्पेड था वो ग्राउंड में स्टक कर दिया. एंड ही सेड टू द हर्मिट कि मैं आपके पास एक उम्मीद से आया था बिकॉज मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे. इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो, आई विल गो होम. अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मेरे घर चला जाऊँगा. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज़. तो हर्मिट क्या कहते हैं कि कोई तो भाग के हमारी ओर आ रहा है, लेट्स सी हु इज़ इट, देखते हैं कि एक्चुअली वो है कौन. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम. तो अभी किंग ने क्या देखा कि एक आदमी आ रहा है भागते हुए और ही इज़ अ बियर्डेड मैन, मतलब उसे दाढ़ी है अच्छी खासी और वो जंगल की तरफ से उनके यहाँ आ रहा था. और वो जो इंसान था उसने अपने हाथ स्टमक की ओर पकड़े हुए थे एंड नीचे से पूरा ब्लड फ्लो हो रहा था स्टमक में से. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. जब वो किंग के यहाँ पहुँचा तब उसे चक्कर आ गई और वो ग्राउंड पे गिर गया. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. तो किंग और हर्मिट ने बिल्कुल भी देर नहीं की, उन्होंने उसके क्लोथ्स निकाले और उन्होंने क्या देखा कि स्टमक में एक बहुत बड़ा वुंड था, मतलब चोट थी.
द किंग washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. तो अभी किंग ने जितना हो सके उतना अच्छा साफ किया वो वुंड, एंड उन्होंने बैंडेज किया. किससे बैंडेज किया? एक रुमाल से, हैंकरचिफ से, और जो टॉवल था हर्मिट का उससे उन्होंने बैंडेज किया वो वुंड को. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड. पर जो ब्लड था वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था फ्लो होने से, और किंग ने फिर से वो बैंडेज रिमूव किया. देन अगेन दी वॉश्ड इट, उन्होंने फिर से धोया एंड फिर रीबैंडेज किया. व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग द मैन रिवाइज्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब फाइनली वो ब्लड स्टॉप हुआ फ्लो करने से, तो मैन ने एक रिक्वेस्ट की राजा से कि आप मुझे कुछ पीने के लिए दे दीजिए. द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. अभी राजा बहुत ही दयालु था और बहुत ही नेकदिल इंसान था. उसने तुरंत फ्रेश वाटर लाया, मतलब जो पानी होता है फ्रेश वो लाया, और उन्होंने वो आदमी को दे दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट बिकेम कूल, सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. अभी सन ऑलरेडी सेट हो चुका था, मतलब इट वॉज इवनिंग टाइम एंड इट वॉज बिकमिंग कूल. थोड़ी ठंड लग रही थी. सो किंग ने हर्मिट के हेल्प से वो जो वुंडेड मैन था उसे झोपड़ी में ला दिया. द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज्ड. वो मैन आराम कर रहा था झोपड़ी में आंखें बंद करके. बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अस्लीप. अभी राजा ऑलरेडी बहुत थक चुका था बिकॉज वो चल के हर्मिट के पास आया था, फिर उन्होंने वो काम भी किया था, मतलब डिगिंग किया था, एंड फाइनली इसकी हेल्प भी की थी. तो इससे राजा बहुत थक चुका था और वो खुद सो गया. When he awoke in the morning, it took his some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. तो अभी जब भी वो सुबह उठे तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा रिकलेक्ट करने के लिए सब कुछ, एंड वो सोचने लगे कि ये बियर्डेड मैन कौन है उनके बाजू में. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. तो जब भी वो आदमी उठा तब उन्होंने माफ़ी मांगी किंग से और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कीजिए. क्यों? बिकॉज किंग कॉन्स्टेंटली देख रहे थे उनको. आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. तो किंग ने क्या कहा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तो अभी वो जो बियर्डेड आदमी होता है वो राजा से क्या कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका एनिमी हूँ, आपका दुश्मन हूँ, और आपने मेरे भाई का खून किया था और उसकी प्रॉपर्टी ली थी. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि आप हर्मिट को देखने अकेले जा रहे थे, तो मैंने तब भी प्लान बनाया था और मैं आपको मारना चाहता था जब भी आप लौटेंगे तभी. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बिश टू फाइंड यू. तो अभी वो बियर्डेड मैन ने क्या कहा कि वो दिन गया बट आप लौटे नहीं, तो मैं जहाँ छुप रहा था वहाँ से बाहर आया. योर बॉडी गार्ड्स रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो उसने क्या कहा कि आपके जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने मेरे को पहचान लिया और मुझे वुंडेड कर दिया, मतलब मुझे मारा बहुत. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड. मैं वहाँ से कैसे वैसे निकल गया और मैं मरने ही वाला था अगर आपने मेरा वुंड ड्रेसअप नहीं किया होता, तो मतलब जो बैंडेज है वो लगाया नहीं होता तो मैं मर ही जाता. आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं चाहता तो आपको मार सकता था बट आपने मेरी जान बचा ली है. Now, if I live and if you wish it, I'll serve you all my life. अभी अगर मैं ज़िंदा रहा या अगर आप चाहे मैं ज़िंदा रहूँ तो मैं पूरी लाइफ में आपकी सेवा करूँगा. ऐसे वो बियर्डेड मैन ने राजा से कहा. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव गेन्ड फॉर हिम अ फ्रेंड. अभी जो राजा थे वे बहुत ही खुश थे बिकॉज ही हैड मेड हिज एनिमी अ फ्रेंड. समझ रहे ना, मतलब उनके जो एनिमी थे उनको ही उन्होंने दोस्त बना लिया था.
तो इसलिए ही वॉज वेरी हैप्पी. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम. तो राजा ने उनसे क्या कहा कि मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ और मैंने आपको सिर्फ माफ़ नहीं किया, बट मैं आपके इधर एक फिजिशियन भेजूंगा, खुद का मतलब एक डॉक्टर भेजूंगा और आपकी ट्रीटमेंट करूँगा. द किंग देन टुक लीव फॉर हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हेमिड. तो अभी किंग ने वहाँ से लीव ले ली, मतलब ही वेंट आउट ऑफ द हट एंड ही वॉज लुकिंग फॉर द हर्मिट, मतलब हर्मिट को अभी ढूंढ रहे थे. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड. तो अभी किंग ने क्या सोचा, मैं घर जाने से पहले फिर से हर्मिट को पूछूंगा कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास है कि नहीं. द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. हर्मिट क्या कर रहे थे, जो डिगिंग किया था उन्होंने वहाँ पे सीड सो कर रहे थे. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. तो किंग ने फाइनली लास्ट टाइम उनको अप्रोच किया कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे उनके प्लीज़ आप आंसर्स बताइए मेरे को. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम. तो अभी जो हर्मिट थे उन्होंने किंग से कहा कि आपको ऑलरेडी आपके आंसर्स मिल चुके हैं. वॉट डू यू मीन आस्क्ड द किंग. तो किंग ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हो. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यूड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. तो अभी हर्मिट ने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि अगर आपने कल मेरी दया नहीं की होती और मेरा वीकनेस नहीं जाना होता और यहाँ पे अगर आपने डिगिंग नहीं की होती तो आप फिर से किंगडम की यहाँ होते और वो जो आदमी था उसने आपको मार दिया होता. सो द इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो कौन सा था, जब आप बेड्स डिग कर रहे थे तब. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, एंड मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था तभी. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा अच्छा करना वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर अटेंडिंग टू दैट मैन. तो अभी हर्मिट ने क्या कहा, बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब आपने उस आदमी को अटेंड किया, मतलब आप जब उस आदमी से मिले तब. फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. अगर आपने उसकी मलम पट्टी नहीं की होती, उसकी जख्म नहीं भरी होती, तो आज वो जिंदा नहीं होता और आपके साथ बात नहीं किया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. सो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आदमी सबसे इम्पोर्टेंट था और आपने जो उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव पावर. तो हर्मिट ने क्या कहा, आप हमेशा याद रखिए कि एक ही टाइम ऐसे होता है जो वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है. एंड वो इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज तब भी आपके पास पावर रहता है उतना उसे हैंडल करने के लिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom you are, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else. तो तभी उस मोमेंट पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है, जिसके साथ आप हो, बिकॉज आपको पता नहीं फिर कभी आप उस पर्सन के साथ डील करोगे या नहीं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड. और अगर आपको मौका मिले तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आप उस पर्सन का अच्छा करो, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन यू वर सेंट इन टू हिज लाइफ. बिकॉज वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, वो पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको भगवान ने भेजा होता है उसके लिए, ओके, उसके लाइफ में इनफैक्ट. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस चैप्टर. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ द प्रेजेंट मोमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा होता है, अभी का वक्त जो आप जी रहे हो जिस वक्त में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है. बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ सेइंग कि लिव एट द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अभी के टाइम में जियो, फ्यूचर का मत सोचो या पास्ट का मत सोचो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ whom यू आर. सबसे नेसेसरी पर्सन कौन होता है, जिसके साथ आप अभी हो इस वक्त में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू द पर्सन यू आर विद. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, उस पर्सन का अच्छा करो जिसके साथ आप अभी हो.
दिस इज द रीजन वी आर गिवन दिस लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. यही रीजन है कि हमें ह्यूमन बीइंग की लाइफ दी गई है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, पर्सन एंड थिंग बिलोंग्स इन द प्रेजेंट टाइम. सो मेक द बेस्ट ऑफ वॉट यू हैव हियर एंड नाउ. जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, पर्सन है और थिंग है, वो प्रेजेंट टाइम को बिलोंग करता है. सो आपको जो लाइफ दी है उसका बेस्ट करो आप. ओके, एंड डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट. So this is the end of the chapter. I hope that surely you all will be inspired by this chapter. We'll meet on to the next lecture. Okay.